चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है। देखो, हम लोग पढ़ने तो आए फिजिक्स से है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आखिर फिजिक्स है क्या। फिजिक्स का स्पेलिंग पता है? एक बार अपनी क्लास में किसी से पूछा था मैंने, फिजिक्स की स्पेलिंग बताओ, तो उस बच्चे ने गलत बता दी थी। तो फिजिक्स की स्पेलिंग कम से कम याद रखना, इतनी बेइज्जती ना कराना, ठीक है। फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, मतलब फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, तो हम लोग जानते हैं जो हमारा नेचर है, प्रकृति, प्रकृति के बारे में जो भी कुछ हम अध्ययन करते हैं वो सारा का सारा अध्ययन हमारा फिजिक्स के अंतर्गत आता है। अगर हम अपने शरीर के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो, या फिर किसी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत जाती हैं, ठीक है। एक ऐसी चीज़ जिनमें रिएक्शंस होते हैं, केमिकल्स जिसमें यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में हम लोग प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक। लेकिन एक बात याद रखना, जो साइंस हमारी है, साइंस कभी भी अभी तक परफेक्ट नहीं हो पाई है और ना ही कभी हो पाएगी, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंटिन्यूसली बदलाव आते रहते हैं। कोई नियम बनता है, फिर वो टूटता है, तो कोई दूसरा नियम बनता है, तो एक कंटिन्यूसली घटना होती रहती है। शुरुआत में कुछ और नियम थे, आज की डेट में कुछ और नियम है, क्योंकि वो नियम टूट चुके हैं। बाद में पता चलता है कि ये हमने जो पढ़ा था वो गलत था। तो ये सारी चीज़ें गलत साबित होती जाती हैं। जैसे जैसे गलत साबित होती जाती हैं, जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाते हैं, नई नई चीज़ें मिलती जाती हैं और पुरानी चीज़ों को हम लोग छोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो सारी की सारी पुरानी चीज़ों का भी बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि नई चीज़ जानना है अगर, तो पुरानी चीज़ पहले जानना पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करें फिजिक्स के बारे में, इसको समझें कि आखिर ये सिस्टम क्या है। आखिर पूर्णतया हम अभी तक साइंस को समझ ही नहीं पाए हैं। पूरी दुनिया में कोई भी साइंस को पूर्णतया नहीं समझ पाया है, और ये कोई नहीं कह सकता कि साइंस अपनी उच्चतम कसौटी पर पहुंच गई है, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी अपने उच्चतम कसौटी पर पहुंच ही नहीं सकती। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, दुनिया आगे बढ़ती जाएगी, नई नई टेक्नोलॉजी आती जाएंगी, और हमेशा इसमें बदलाव होते ही रहने हैं, कभी परफेक्ट नहीं होने वाली। शुरुआत में पहले पूछा गया कि भाई जो तुमको दिखाई दे रहा है सबसे छोटी चीज़ दुनिया में क्या है, तो दुनिया में सबसे छोटी चीज़ सबसे पहले डाल्टन ने बताई, और उन्होंने बताया कि सबसे छोटी चीज़ अणु होती है। क्या? अणु। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है वो अणु होता है, ये डाल्टन ने सबसे पहले बताया। लेकिन उसके बाद में विज्ञान और आगे बढ़ा और उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन हुआ, तो बाद में पता चला कि ये जो अणु है वो सबसे छोटा कण नहीं है, बल्कि पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु से भी छोटा है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, और उसका नाम परमाणु दे दिया गया। अब परमाणु के बारे में जब और ज़्यादा अध्ययन हुआ तो और हमें पता चला कि जो अभी बताया गया है कि परमाणु सबसे छोटा है, ये भी बात गलत है। सही क्या है? तो पता चला कि इनसे भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो परमाणु के भीतर भी होती हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। तो अभी तक ये मान्यता चल रही है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो तीन कण हैं सबसे छोटे कण होते हैं, इनसे छोटा कण नहीं होता है। आज तक की अभी यही मान्यता है। पहले अणु को छोटा माना गया, वो बात गलत साबित हुई। बाद में परमाणु को छोटा माना गया, फिर परमाणु की बात गलत हुई साबित, तो फिर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन लगभग तीनों एक ही बराबर होते हैं, तो उनको छोटा माना गया। अब ये भी बात आगे चल करके गलत हो सकती है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम परफेक्ट हो गए, क्योंकि अभी अभी साल डेढ़ साल पहले एक और न्यूज़ आई थी कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा एक पार्टिकल ढूंढा जा चुका है, जिसे क्वार्क बोला जाता है। क्वार्क जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का तिहाई भाग है। अभी उसकी प्रैक्टिकली पुष्टि नहीं हो पाई है, तो उसे अभी बुक्स में नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हाँ ऐसा अभी तक सुना गया है। तो हो सकता है कि ये अभी इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं सबसे छोटा पार्टिकल है, ये पता चले ये गलत है। बाद में और हमारी साइंस आगे बढ़ेगी तो आगे
जानकारियाँ मिलती जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि साइंस कभी भी परफेक्ट नहीं होती है। जो भी हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है। जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी केवल और केवल मात्र कल्पनाएं हैं कि हाँ अभी तक हम ये मान्यता मान रहे हैं, आगे चल करके हो सकता है इसमें बदलाव हो जाए। जो भी नियम है वो नियम हो सकता है आगे बदल जाए। पहले नियम दिया गया, एक लोगों ने बताया कि पृथ्वी चपटी है, बाद में पता चला गोल है, फिर बाद में पता चला गोल भी नहीं है, ये तो लध्वक्षाकार है, ठीक है। अंडाकार बोला गया, फिर लध्वक्षाकार बोला गया। तो ये कंटिन्यूसली बदलती चली जाती हैं परंपराएं, ठीक है। तो जैसे जैसे जानकारी मिलती जाती है वैसे वैसे पुरानी जानकारियाँ गलत साबित होती जाती हैं, नई नई जानकारियाँ आती जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग, पहले ये भी माना जाता था कि जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती है बल्कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्योंकि शुरुआत में देखने में यही लगता था, लोगों ने यही माना। सबसे पहले केपलर ने आकर के बताया भाई ऐसा नहीं है कि सूर्य चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के। तब लोगों ने जाना कि भाई पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। उन्होंने एक्सप्लेन किया, सारी बातें बताई। तो ये सारी की सारी बातें जो भी हम अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं या फिर जो आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, हो सकता है कि आगे के दौर में ये सारी की सारी साइंस जो हम पढ़ रहे हैं वो गलत साबित हो जाए, लेकिन अभी के दौर में ये जो सही मानी जा रही है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स है क्या? तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर के बारे में, प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, सूर्य का उदय होना या फिर अस्त होना, तारों का टिमटिमाना, सूर्य का प्रकाश देना, ठीक है, अंधकार होना, दिन का रात होना, ठीक है, जो भी कुछ है। तो फिजिक्स हम कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है साइंस का राजा है। अगर साइंस से फिजिक्स हटा दी जाए तो समझ लो एक तरीके से हमारी आधी से ज़्यादा साइंस खत्म है, क्योंकि हर चीज़ में तो फिजिक्स है। आप बोल रहे हैं तो बोलने में हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, हमारे अंदर जो एनर्जी थी वो ध्वनि ऊर्जा में बदल रही है, और ध्वनि ऊर्जा हमारी ध्वनि तरंगों में बदल करके आपके पास तक जा रही है। तो इन सब बातों को समझना फिजिक्स ही तो है। हम अगर इस पेन को चला रहे हैं तो पेन किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना फिजिक्स ही तो है, समझ रहे ना। आज हम लाइव जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे भी देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो आई है वो टेक्नोलॉजी फिजिक्स के अंतर्गत ही आई है, समझ पा रहे हैं। तो फिजिक्स हम कह सकते हैं साइंस का एक तरीके से राजा है, लेकिन फिजिक्स भी मैथ के बिना अधूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि फिजिक्स और मैथ का रिलेशन अटूट है। मैथ और फिजिक्स में बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि कोई भी हम जो कार्य करते हैं फिजिक्स के अंतर्गत उसको समझने के लिए हम मैथ्स का प्रयोग करते हैं। जैसे ये एक्चुअल में सही नहीं है, मैं ये अभी इसके चक्कर में ना जाना कि हाँ मैंने ये बता दिया कि ये F = 2V होता है, होता नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर। फार्मूला तो पढ़ा ही होगा तुमने, F का F = m × a होता है, ठीक है। न्यूटन ने ये फार्मूला दिया था, उन्हीं के नाम पर, न्यूटन के नाम पर तो बल का मात्रक दिया गया है। क्या बल का मात्रक क्या है? SI मात्रक बताओ। न्यूटन ही तो है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है ना। बल के बारे में सबसे पहले कौन बताया थे? न्यूटन ने बताया था, इसीलिए उनके नाम पर उसका मात्रक बना दिया। न्यूटन होगा भाई इसका मात्रक, चलो ठीक है, वो भी खुश, हमारे नाम पर मात्रक बन गया है। सही है। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनके नाम पर मात्रक बना दिया, वो खुश हो गए बेचारे, क्या करें, ठीक। तो ये सिंपल बात है। मेन चीज़ आपको ये समझना है कि फिजिक्स में फिजिक्स और मैथ का रिलेशन बहुत ही मजबूत है। मैथ के बिना फिजिक्स अधूरी है और फिजिक्स के बिना मैथ भी बेकार है, क्योंकि मैथ का ऐसे केवल और केवल कहीं पर यूज होने वाला नहीं है, फिजिक्स के अंतर्गत ही होने वाला है। साइन थीटा कॉस थीटा का यूज़ हम लोग दैनिक जीवन में कभी नहीं करने वाले, वो अगर यूज़ होगा तो फिजिक्स के अंतर्गत होगा, ठीक है। नई नई चीज़ों को इन्वेंशन करने में होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग ये अभी तक जान चुके हैं कि आखिर फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या है? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं एक ऐसा गेम है जिसमें हर चीज़ अज्ञात है, हम लोग उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं मात्र।
सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है या पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, ये सारी जानकारी हम लोग अब फिजिक्स से पा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये कितनी देर में चक्कर लगाएगा, इस कितना टाइम लेगा। हम अगर इतनी स्पीड से चलें और हमारा घर 5 किलोमीटर की दूरी पर है, हम 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलें तो कितना हमें टाइम लगेगा। तो ये टाइम कितना लगेगा, इसके लिए हमने एक फार्मूला तैयार कर लिया टाइम का। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये फार्मूला बनाया, वो फार्मूला किसने बनाया, मैथ ने बना के दिया। तो कहने का मतलब है जो हमने फिजिक्स में पढ़ा और वो फिजिक्स से जो निष्कर्ष निकला उसके लिए हमने एक फार्मूला डिराइव कर लिया, और वो फार्मूला डिराइव किया तो इसका मतलब है उसमें फिजिक्स में मैथ का रोल काफ़ी आ जाता है, ठीक है। क्योंकि हर बार तो हम लोग ट्राई करने वाले नहीं हैं। जैसे हमने कहा कि मैं बांगरमो, मान लिया 15 किलोमीटर है, मान लिया कि बांगरमो यहाँ से 15 किलोमीटर है और कोई आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बांगरमो जाता है, और अगर जाता है तो वहाँ पर उसे 3 घंटे लगेगा। सिंपल सी बात है, 3 घंटे लगेगा बांगरमो पहुँचने में। तो 3 घंटे में वो बांगरमो पहुँचा। उसने देखा 15 किलोमीटर था और हम 3 घंटे में पहुँचाए। अब तुमसे कोई कहे कि हम कानपुर जाना चाहते हैं जिसकी दूरी 100 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसी स्पीड से जाएंगे, तो कितना समय लगेगा। तो कोई जाके अब तय नहीं चेक करेगा, क्या जाके चेक करेगा कि हम जाके देखें इसी स्पीड से कितना लगेगा। अब जाके नहीं कोई चेक करेगा, कैसे चेक करेगा। अब उसे फॉर्मूला पता हो चुका है कि अगर हम उस डिस्टेंस को, इस दूरी को भाग कर दें इसके चाल से, तो हमें पता चल जाएगा कितना समय लगने वाला है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन बन गया, मैथ ने ये रिलेशन बना के दे दिया इनके बीच में, तो वो हम लोग आसानी से उसके बारे में रिजल्ट पा सकते हैं। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स नेचर के बारे में स्टडी करना है, फिजिक्स है। प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन सभी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना एक तरीके से फिजिक्स के अंतर्गत होता है। इसके बाद में फिजिक्स का बहुत ही एक बड़ा पोर्शन है जो हम लोगों को इंटर में पढ़ना है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसे वैद्युत चुंबकत्व बोलते हैं, ठीक है। और वैद्युत चुंबकत्व के भीतर 2 चीज़ें, इसे 2 भागों में बांटा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा है डायनेमिक, इलेक्ट्रो डायनेमिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में, चार्ज, लेकिन चार्ज एट रेस्ट इसमें पढ़ने वाले हैं। मतलब चार्ज जो होगा हमारा विरामावस्था में होगा, रेस्ट में होगा। इसके बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, मतलब वैद्युत विभव पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, गॉस प्रमेय पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग संधारित्र तक जाएंगे, धारिता तक जाएंगे, और फिर ये चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे। इसके बाद में आएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें जो चार्ज के ही बारे में अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें जो चार्ज होगा मोशन में होगा। मोशन का मतलब है कि वो गति करने लगेगा। अभी तक यहाँ पर चार्ज रेस्ट करेगा, यहाँ से चार्ज मोशन करेगा, और जब चार्ज मोशन करेगा तो हम लोग देखेंगे वो करंट बनाएगा, ठीक है, करंट बनाएगा, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना क्रिएट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें पढ़ना है हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर एसी करंट भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग बेसिक जानकारी, बहुत ही छोटी जानकारी लेने वाले हैं, कोई बड़ी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि जो बेसिक होगा हम लोगों का समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो आज हम लोग एक्चुअल में जानेंगे चार्ज के बारे में। मेन चीज़ है कि चार्ज आखिर क्या है
और कैसे होना है। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। चार्ज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। छोटी छोटी बातें जानने वाले हैं, बड़ी बातें नहीं जानेंगे। ठीक है, बड़ी बातें हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज हम लोग जानते हैं सबसे पहला काम हमारा चार्ज। चार्ज मतलब जिसे हम बोलते हैं आवेश। ठीक, आवेश क्या है और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक क्या है। छोटी छोटी बातें, ये ज़्यादा बड़ी बातें नहीं, जो आप लोग पहले से जानते ही होंगे वही हम लोग अभी समझने वाले हैं। ठीक है, चार्ज क्या है, तो एक बात याद रखिएगा, चार्ज जो है वो कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, इसका कोई भार नहीं होता है। तो आखिर ये है क्या, तो याद रखिए चार्ज एक क्वालिटी है। क्या है, क्वालिटी। किसकी क्वालिटी, किसी भी मैटर की कह सकते हैं, किसी भी द्रव्य की, किसी भी पदार्थ की एक क्वालिटी है। और एक ऐसी क्वालिटी है जिसके अंदर और हम कुछ नहीं जान सकते। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं किसी भी मैटर की होती है, आंतरिक जो गुण है इसका। जैसे हम कहें कि भाई इस पेन का द्रव्यमान कितना है, तो तुमने बता दिया भाई 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी है, तो 10 ग्राम 20 ग्राम द्रव्यमान है। अब 10 ग्राम 20 ग्राम द्रव्यमान इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। तो अब ये तो हम नहीं कह सकते जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान इससे मिलकर के इसका बना है या इसका बना है या इसका बना है। द्रव्यमान कोई वस्तु तो नहीं है, ये एक गुण है। ठीक है, इसके भीतर और हम कोई डिस्कस नहीं कर सकते। अगर हम बात करें पेन है तो पेन के बारे में और हम जान सकते हैं पेन किससे मिलकर के बना है। एक कैप है, इसमें रिफिल पड़ी हुई है, ये है वो है, तो इसके बारे में हम इसके भीतर भी अध्ययन कर सकते हैं पेन के। लेकिन अगर हम बात करें द्रव्यमान के बारे में अध्ययन करो, द्रव्यमान किससे बना है, तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते द्रव्यमान किससे बना है। द्रव्यमान किसी वस्तु का गुण नहीं है कि हमने कह दिया कि द्रव्यमान इस प्लास्टिक से मिलकर के बना है। भाई लोहे वाले का द्रव्यमान नहीं होगा, फिर क्या मिट्टी का द्रव्यमान नहीं होगा क्या। तो द्रव्यमान किसी से मिलकर नहीं बना है, इसके भीतर हम अंदर घुस के हम कुछ नहीं जान सकते। ये अंतिम प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हम और कुछ जान नहीं सकते। इसी प्रकार जो चार्ज है हमारा, आवेश है, ये भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ही है किसी मैटर की। इसके भीतर हम और नहीं जान सकते कि आखिर क्या है। ठीक है, ये भी एक क्वालिटी है। जैसे द्रव्यमान एक क्वालिटी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसी प्रकार हमारा आवेश भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ही है किसी भी मैटर की, किसी भी द्रव्य की, किसी पदार्थ की। ठीक है, अब ये जो आवेश जो है हमारा, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो है, लेकिन हम आवेश को व्यक्त किससे करते हैं। आवेश को हम किससे व्यक्त करते हैं, वो पता होगा शायद कि हम आखिर आवेश को किससे व्यक्त करते हैं। तो आवेश को हम व्यक्त करते हैं, आवेश को व्यक्त करते हैं किससे, क्यू से। कहीं पर क्यू इस्तेमाल भी यूज किया जाता है, कैपिटल भी यूज करते हैं, लेकिन क्यू याद रखिए, क्यू से हम आवेश को व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक क्या बताया गया, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। ठीक है, अच्छा सबसे छोटा आवेश क्या है आखिर, सबसे छोटा आवेश क्या है, तो बताइए सबसे छोटा आवेश जो है हमारा वो होता है इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वो सबसे छोटा आवेश है। इससे छोटा आवेश आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, अभी तक नहीं पाया गया। अभी मैंने बताया अभी सुना जा रहा है, लेकिन बुक्स में अभी तक नहीं आया है। ठीक है, क्वार्क के बारे में एक दो जगह अभी सुनने को केवल मिल रहा है, बीएससी लेवल पे उसको पढ़ाया भी जा रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तक उसके बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है, तो अभी इंटर में उसे शामिल नहीं किया गया है। और याद रखिएगा, जो हम लोग इंटर में फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, दुनिया में जितनी फिजिक्स है ना, वो सारी की सारी फिजिक्स इंटर में है। फर्स्ट ईयर इंटर में जितनी भी हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, वो पूरी फिजिक्स फर्स्ट ईयर और इंटर में है। दुनिया में जितनी भी फिजिक्स है पूरी, लेकिन उसको डिटेल में नहीं पढ़ते हैं हम लोग। अभी इंटर में जो पढ़ेंगे, जो हाई स्कूल में पढ़ा तो वो तो बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ा था। इंटर में जो फर्स्ट ईयर और इंटर की दोनों मिलाकर के फिजिक्स होती है, इतनी ही पूरी फिजिक्स है एक्चुअल में दुनिया में, जितनी फर्स्ट ईयर इंटर में है। लेकिन इसको डिटेल में जब हम पढ़ते चले जाते हैं तो आगे बहुत सारी ब्रांचेस बनते चली जाती हैं।
बीएससी में आप पहुंचोगे तो इन्हीं चीज़ों को पढ़ना होगा और उसके भीतर घुस के पढ़ेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। एमएससी में जाओगे तो इन्हीं चीज़ों को ही पढ़ना होगा लेकिन और उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिजिक्स इतनी ही है जितनी हम लोग इंटर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तुम लोगों को लगेगा कि हम लोग इंटर में भी बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो डिटेल में पढ़ नहीं रहे होंगे। लगेगा तुमको कि हाँ हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में वो डिटेल में होगा नहीं। देखते रहिए, ठीक है। तो आवेश को हम व्यक्त करते हैं किससे? क्यू से, कभी कभी कैपिटल क्यू से तो कभी कभी स्मॉल क्यू से भी, ठीक है। इसका मात्रक क्या है? कूलाम। कूलाम इसका मात्रक है, ठीक है। इसको हम केवल सी लिख देते हैं कूलाम को, ठीक है। इसके बाद में और क्या है आवेश के बारे में? तो हमने बताया सबसे छोटा आवेश या आवेश की जो सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे छोटा आवेश, ठीक है। आवेश का निम्नतम मान हम कह सकते हैं, निम्नतम मान क्या होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका निम्नतम मान होता है। और वो होता कितना है? तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। आवेश कैसे बना कैसे नहीं बना वो सारी चीज़ें फालतू की हैं, उनके बारे में जानकारी लेना कभी बताए होगा और बीच बीच में हम कई बार बताएंगे। जब तक ये क्लासेस चलेंगे शायद 10-15 बार बताएं, आज जरूरी नहीं है उसको जानना, ठीक है। तो आवेश का निम्नतम मान क्या होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश, इस आवेश का सबसे छोटा मान होता है। इससे छोटा आवेश आज तक अभी तक नहीं पाया गया है। और मैंने बताया कि सुना जा रहा है क्वार्क के बारे में। क्वार्क के बारे में ये बताया गया है कि क्वार्क पर जो आवेश है वो 2e/3 है। एक क्वार्क पर जो आवेश होगा वो 2e/3, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों के अगर 3 भाग कर दिए जाए तो लगभग इलेक्ट्रॉन, पौने इलेक्ट्रॉन का लगभग पड़ेगा भाग, ठीक है। तो वो उतना आवेश है, तो देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोगों को आवेश को सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन को ही मान करके चलना है। अब भ्रम यहाँ पर यह हो जाता है कि जो आवेश है वो आवेश इलेक्ट्रॉन को लोग समझने लगते हैं या आवेश प्रोटॉन को लोग समझने लगते हैं। ये भ्रम बिल्कुल भी पाल के मत रखना। आवेश एक गुण है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये कोई भी वस्तु नहीं है या व्यक्ति नहीं है, ठीक। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका कोई द्रव्यमान नहीं होने वाला। लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आवेश नहीं है, ये तो मैंने बताया। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो हम कह सकते हैं कि हम हैं, हमारा द्रव्यमान 58 किलो मान लिया है या 60 किलो है, जो भी है, तौला नहीं भाई, ठीक है। मान लिया 60 kg है, ठीक है। अब हमारे अंदर एक गुण आ जाए ईमानदारी का, तो क्या हमारा वजन बढ़ जाएगा? ईमानदारी के कारण, मतलब खाने पीने से बढ़ जाएगा वो दूसरी बात है, ईमानदारी के कारण तो वजन नहीं बढ़ने वाला। अगर हमारे अंदर एक गुण आ जाए चोरी करने का, बुरा यार है तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल रियल में नहीं करने वाला, ठीक है। चोरी करने का एक गुण आ जाए तो क्या हमारा वजन बढ़ जाएगा? नहीं ना। तो हम जो हैं वो अलग चीज है, हमारे अंदर जो गुण है वो अलग चीज है। तो आवेश एक अलग चीज है। चोरी करना हमारा गुण है, हम नहीं है वो। ईमानदारी हमारा गुण है, ईमानदारी हम नहीं है, हमारा गुण है। इसी प्रकार जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन आवेश नहीं है, इलेक्ट्रॉन का गुण है आवेश। समझ पा रहे हैं ना? आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन का गुण है, बल्कि इलेक्ट्रॉन आवेश नहीं है। इलेक्ट्रॉन जैसे हमारी बॉडी, हमारे अंदर ईमानदारी का गुण है, इलेक्ट्रॉन के भीतर आवेश का गुण है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के भीतर जो गुण है उसे हम लोग कह रहे हैं आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को आवेश नहीं कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश का द्रव्यमान नहीं होगा, क्योंकि आवेश तो इलेक्ट्रॉन का गुण है। जैसे ईमानदारी है, तो ईमानदारी हमारे भीतर है या फिर तुम्हारे भीतर है, तो ईमानदारी किसी ना किसी व्यक्ति के भीतर रहती है। अब ये तो नहीं कह सकते यहाँ पर ईमानदारी रखी है, यहाँ पर ईमानदारी रखी है। ईमानदारी भाई हमसे या आपसे अलग तो नहीं कहीं पर रह सकती। हमारे भीतर भी ना हो, तुम्हारे भीतर भी ना हो, किसी इंसान के भीतर ना हो, तो ईमानदारी होगी ही नहीं। ईमानदारी अगर रहेगी तो वो कहाँ रहेगी? हमारे भीतर रहेगी, तुम्हारे भीतर रहेगी या किसी इंसान के भीतर रहेगी। तो गुण कोई होता है वो किसी इंसान के भीतर ही तो होता है, उसके बाहर नहीं होता। कि हम अपनी ईमानदारी को निकाल करके यहाँ पर रख दें,
ऐसा तो नहीं कर सकते। इसी प्रकार जैसे ईमानदारी किसी न किसी व्यक्ति के भीतर रहती है, उसी प्रकार आवेश भी किसी एक कण के भीतर रहता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहें या फिर प्रोटॉन कहें। ठीक है, आवेश कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेश नहीं हैं, बल्कि आवेश की सवारी है। आवेश इन पर सवार रहता है। जैसे हमारे भीतर अगर ईमानदारी है तो ईमानदारी हम पर सवार है, उसी प्रकार आवेश किस पर सवार होकर के चलता है, तो आवेश सवार होकर के चलता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। समझ पा रहे हैं ना। तो आवेश क्या है, किसी भी पदार्थ का गुण है, ना कि कोई पदार्थ। ठीक है, उसकी क्वालिटी है, गुण नहीं। ठीक, बात क्लियर है। हाँ, तो आवेश का सबसे छोटी इकाई आवेश की क्या है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और इस आवेश के सबसे छोटी इकाई को ही बोला गया एक इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ही आवेश आ सकता है, इससे अधिक आवेश एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, लिमिट होती है किसी इंसान की। हमारे अंदर भी ईमानदारी की एक लिमिट है, इतनी ईमानदारी दिखा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। भाई 5 करोड़ रुपये मिलेगा तो हम बेईमानी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर 100 रुपये कहीं पर पड़े होंगे, अरे ले जाओ यार, ईमानदारी दिखा देंगे, भाई तुम्हारे हैं, ले लो। मतलब लिमिट होती है ना कहीं किसी की, मतलब ऐसा करेंगे नहीं, हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की एक हद है कि वो इससे ज़्यादा आवेश नहीं रख सकता अपने ऊपर, इतना रख सकता है। ठीक है, बात क्लियर। चलो ठीक है, तो आवेश के पास याद रखिएगा, ये ऑप्शन में कई बार आ चुका है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि आवेश का कोई द्रव्यमान नहीं होता है, द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा, लेकिन आवेश का द्रव्यमान नहीं होगा, क्योंकि किसी भी गुण का कोई द्रव्यमान नहीं होता। ठीक है, तो ये बातें अभी तक हम लोगों ने आवेश के बारे में जानी कि आवेश क्या है। आवेश एक तरीके से एक आंतरिक गुण है, किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण है। इसके भीतर हम जा कर के नहीं देख सकते कि इसके भीतर क्या है, आवेश के भीतर क्या है, तो इसके बारे में कोई अध्ययन नहीं कर सकता, क्योंकि ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इसके भीतर और हम नहीं जान सकते। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं Q से या स्मॉल q से। मात्रक क्या है इसका, कूलाम है। ठीक है, जिसे हम C से लिख देते हैं अक्सर, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 1.6 × 10⁻19 C, तो C का मतलब यहाँ पर कूलाम है। आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है, 1.6 × 10⁻19, और इतना ही आवेश कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, या फिर प्रोटॉन भी इतना ही आवेश ग्रहण करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर आवेश ग्रहण करते हैं। अब आवेश का जो द्रव्यमान है वो नहीं होता है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिए आवेश कितने प्रकार का होता है, पता तो होगा ही। 2 प्रकार का है, एक है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। ठीक है, बोलें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज 2 प्रकार के चार्ज हो गए। और ये बातें याद रखिएगा कि अगर कोई धनावेश के पास में कोई दूसरा धनावेश आता है तो वो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा मतलब प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। मतलब प्लस के पास में कोई प्लस आया, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज हो तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल मज़ेदार है ना, तुम लोग हंसोगे, फिर हंसना नहीं भाई। जैसे अगर हम मान लें कि हम लोग निगेटिव हैं, ठीक है, हम लोग निगेटिव हैं,
चल ठीक है, हम नेगेटिव हैं। हम अगर अपने को कह रहे हैं तो ये पूरे जो लड़कों वाला वो सिस्टम हो जाएगा ना, सबको नेगेटिव कह रहे हैं, ठीक है। और लड़कियां पॉजिटिव हैं, ठीक है। मतलब हम वो वाला का मतलब है कि लड़कों वाला पूरा पोर्शन, ठीक है, वो सब नेगेटिव हैं और लड़कियां पॉजिटिव हैं। तो एक लड़के और एक लड़की को अगर पास ले जाओगे तो भाई क्या होगा? होगा ना अट्रैक्शन, होगा अट्रैक्शन होगा ना। एक लड़के को दूसरे लड़के के पास ले जाओ भाई, होगा अट्रैक्शन? कभी नहीं होगा अट्रैक्शन। एक लड़की को लड़के के पास रखो, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, समझ रहे ना। तो सेम वालों में कोई अट्रैक्शन नहीं होने वाला। प्लस प्लस है, माइनस माइनस है। लड़का लड़का के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, लड़की लड़कियों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। एक लड़का एक लड़की, बस हो गया ना, समझ पा रहे ना। तो अट्रैक्शन किसके बीच में होने वाला है? लड़का और लड़की में, मतलब प्लस या माइनस में, ठीक है। प्लस माइनस जब पास में होगा तभी अट्रैक्शन होगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हैं तब भी रिपल्सिव फोर्स, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी रिपल्सिव फोर्स। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा। तो अभी तक आवेश के बारे में क्या जाना हम लोगों ने? आवेश क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है किसी भी वस्तु का। इसको हम Q से व्यक्त करते हैं, मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। इसका सबसे छोटा मान है जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, जिससे हम कहते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है। आवेश का कोई द्रव्यमान नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और आवेश सवार होकर के किन पर चलता है? इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन पर, ठीक है। आवेश के प्रकार, हाँ, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं चलता, न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। अभी हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आवेश के प्रकार, तो आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। दोनों धनावेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल होगा। दो धनावेश अगर हैं तब भी प्रतिकर्षण बल, दो ऋणावेश हैं उनके बीच में भी प्रतिकर्षण बल। लेकिन एक धनावेश हो और एक ऋणावेश हो तो उनके बीच में आकर्षण बल। बात क्लियर? अब आगे और चलते हैं, और आगे चल के हम लोग आवेश के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी अब हम लोग लेने वाले हैं, जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। मतलब आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक। मतलब आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या है? अच्छा, क्वांटीकरण का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, इसको समझ लें तो समझ लो आवेश का क्वांटीकरण समझ जाएंगे हम लोग, ठीक है। क्वांटीकरण का मतलब है कि कोई भी वैल्यू किसी फिक्स अमाउंट में होगी। एक मतलब जो वैल्यू होगा उसका एक फिक्स्ड अमाउंट होगा। अब एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं। जैसे कहीं हम दुकान पे जाएं और हम कह दें कि भाई एक मार्कर दे दो, तो उसने दे देगा एक मार्कर। दो मार्कर मांगेंगे तो दो भी दे देगा, तीन मांगेंगे तीन दे देगा, चार मांगे वो चार दे देगा। तुम मांगो उससे 2.5 मार्कर दे दो, देगा 2.5 मार्कर तुम्हें। 2.25 मार्कर मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता ना। तो मतलब मार्कर की एक लिमिट है कि किस वैल्यू में मार्कर मिल सकता है, ये फिक्स अमाउंट है 1 2 3 4। अब ये 1.5 में नहीं, 1.5 मार्कर नहीं मिल सकता तुम्हें, 2.5 मार्कर नहीं मिल सकता, 2.25 नहीं मिल सकता, 4.25 नहीं मिल सकता। समझ पा रहे हैं ना? तो ये जो है कि कोई भी वैल्यू एक निश्चित अमाउंट में बढ़ती है, उसके बीच में वैल्यू उसकी एग्जिस्ट नहीं करती है। मैंने पूछा कि हमें 5 मार्कर मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। 6 मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे। 5.5 मिल जाएंगे, नहीं मिलेगा। 5.8 मिल जाएगा मार्कर, नहीं मिलेगा। 5.6 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो ये जो बीच वाली वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो एक फिक्स अमाउंट होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन।
ठीक है, क्वांटीकरण जिसे कहते हैं। अब आवेश में भी क्वांटीकरण होता है, ये हम लोगों को समझना है कि आवेश में भी क्वांटीकरण होता है, कि आवेश भी एक फिक्स अमाउंट में ही आगे बढ़ता है। जितना चाहो उतना आवेश हम किसी वस्तु को ना तो दे सकते हैं और ना उससे ले सकते हैं, एक फिक्स अमाउंट में ही। जैसे अगर हम किसी को पेन देंगे तो एक पेन दे देंगे उसको, 2 पेन दे देंगे, 1.5 पेन नहीं दे सकते, 2.5 पेन नहीं दे सकते, 2.6 पेन नहीं दे सकते। उसी प्रकार आवेश को भी हम जितना चाहें उतना नहीं दे सकते, एक फिक्स वैल्यू में ही आवेश को देंगे। और वो फिक्स वैल्यू क्या है वो समझना है। जैसे आवेश को हम लोग, किसी आवेश को हम अगर किसी भी पदार्थ को देते हैं तो कितना आवेश दे सकते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश हम किसी को दे सकते हैं, ठीक है। या तो हम इसका दुगना दे सकते हैं, दुगना मतलब इतना देंगे हमने, मतलब इलेक्ट्रॉन को दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसके पास इतना आवेश चला जाएगा। अब हम अगर 2 इलेक्ट्रॉन को दे दें तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम हम दे सकते हैं उसे, 2 इलेक्ट्रॉन आवेश दे सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन आवेश दिया जा सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन आवेश दिया जा सकता है, लेकिन आप 2.6 इलेक्ट्रॉन आवेश कभी नहीं दे सकते कहीं से। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, वो प्लस माइनस होता रहेगा, वो टेंशन ना लो। प्लस माइनस हम अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ से हम ले लेंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, वो अभी हम बातें करेंगे आगे चल के। लेकिन अभी हम लोग क्वांटाइजेशन को समझ रहे हैं, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि फिक्स अमाउंट में ही हम आवेश को आदान प्रदान कर सकते हैं, जितना हो सकता है। इधर उधर हम जितना मन चाहे उतना नहीं दे सकते, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि क्या आप 7 × 10⁻−18 कूलाम आवेश किसी को दे सकते हो, तो अब चेक करो दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 7 × 10⁻18 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे? चेक करें। तो इसको हम चेक करेंगे, अभी हम लोग चेक करके भी देखेंगे, परेशान ना हो, ठीक है। फिर कोई कहता है कि क्या 8 × 10⁻−19 कूलाम आप किसी को दे सकते हो, तो दे सकते हो। क्या ये चार्ज हो सकता है, इतना चार्ज किसी पर हो सकता है या इतना चार्ज किसी पर हो सकता है? तो पता चलेगा कि ये वाला चार्ज हम किसी पर नहीं देख पाएंगे कभी भी, इतना चार्ज किसी भी पर नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना हो सकता है। क्यों हो सकता है अभी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। क्वांटाइजेशन चार्ज को पहले समझें कि क्वांटाइजेशन चार्ज का मतलब क्या हुआ कि आवेश जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के गुणात्मक रूप में रहेगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब बीच वाले इसके वैल्यू जो होंगे 1.7 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा, 2.6 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा। तो ये वाले चार्ज कभी नहीं हो सकते, समझ रहे ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी तक के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है। अब इलेक्ट्रॉन जब सबसे छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को तो हम तोड़ ही नहीं सकते। अगर कोई चीज़ टूट जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सबसे छोटा है ही नहीं। अगर सबसे छोटा होगा तो वो टूटेगा ही नहीं, अगर टूट गया इसका मतलब हम छोटा नहीं है वो, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर सबसे छोटा पार्टिकल है तो हम कह सकते हैं कि वो टूटेगा नहीं, और जब टूटेगा नहीं तो वो 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे, 1.5 नहीं होगा। 1.5 होगा तो इसका मतलब उससे आधा टूटना पड़ेगा और वो टूट सकता नहीं। क्लियर है ना। तो ये बात हमारी इसके अंदर आती है। तो हम कह सकते हैं कि जो आवेश होगा, आवेश जिसे हम Q से लिखते हैं, वो कितना हो सकता है? प्लस माइनस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। हम इनको 1 2 3 ना लिख करके n लिख देते हैं कि n हो सकता है। n क्या है? तो n कोई भी इंटीजर होगा, कोई भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 या -1 -2 -3, ठीक है। n का मतलब कोई भी इंटीजर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और e भाई प्लस माइनस 1 2 3 की जगह पर हमने n लिख दिया, और e तो Q = NE एक हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है आवेश का। आवेश का एक फार्मूला क्या बना? Q = NE, ठीक है। यहाँ पर n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है,
कि 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। n का मान कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता। बात क्लियर है ना? 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, 1.5 नहीं हो सकता। तो n क्या है? इंटीजर, इसीलिए इसे बोला जा रहा है इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है 1 +-1 +-2 +-3 कुछ भी होगा, ठीक है, ये हो सकता है। क्लियर है? तो Q = NE ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और यही फॉर्मूला व्यक्त करता है आवेश के क्वांटीकरण को, कि आवेश के क्वांटीकरण को व्यक्त करने वाला अगर कोई सूत्र पूछे तो हम क्या बताएंगे? Q = NE। यही फार्मूला हमें बताता है कि आवेश हमेशा n के गुणात्मक रूप में होता है, n का मान कभी भी दशमलव में नहीं होगा। अगर n का मान दशमलव में आया तो इसका मतलब समझ लो कि वो आवेश हो ही नहीं सकता। इतना आवेश हो ही नहीं सकता। क्या इतना आवेश हो सकता है? नहीं हो सकता। इतना आवेश हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब हमें यही चेक करना है कि क्या ये आवेश हो सकता है। तो इस आवेश को अगर हमें निकालना है तो n का मान निकालें हम। अगर n दशमलव में आया तो ये नहीं हो सकता। अगर n पूरा पूर्णांक रूप में आता है, 3 आए, 4 आए, 50 आए, 100 आए, लाख आए, दशमलव में ना आए तो समझ लो वो आवेश हो सकता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ गया, छोटा सा, एक तरीके से हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल, कि क्या ये आवेश सत्य है या फिर ये सत्य है या नहीं है। ये आवेश हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इनको हमें अगर चेक करना है तो चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लिया ये आवेश है हमारे पास Q कितना 7 × 10⁻18 कूलाम। ये आवेश होगा या नहीं होगा हमें पता करना, और इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पहले से पता रहता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, और n हमें पता हो जाएगा तो हम बता देंगे ये हो सकता है आवेश या नहीं हो सकता। ठीक है, n हमें पता कर लेना है, क्लियर हो जाएगा। तो जरा पता करते हैं। तो फार्मूला अभी हम लोगों ने निकाला है, Q जो होता है वो E के गुणात्मक रूप में होता है, n के रूप में। ठीक है, Q = NE होता है। यहाँ से अगर हम n निकालें तो क्या होगा? Q पानी होगा, ये होगा। n = क्या होगा? तो Q का वैल्यू भाई रख दो 7 × 10⁻18 और E का मान रख दो 1.6 × 10⁻19। ठीक है, अब इसको काटो भाई। n बराबर, यहाँ से दशमलव हटा दें, इसे 70 कर दें, 70/16 × 10⁻18 है। घातें जब ऊपर जाती हैं तो भाई माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की होगी तो माइनस की, तो -19 थी, ऊपर कर दिया 10⁻+19 हो गई। ठीक है, अब n बराबर काट दें, 2 से काटें, 2 से काटते हैं, 35 बचेगा, ये 8 बचेगा, तो 35/8 गुणे में 10 की घात कितनी? 1 बचेगी, -18 प्लस की 19, तो 1 प्लस की बची जिसे हम लिखेंगे नहीं तो 10 ऐसे लिख देंगे। n बराबर गुणा कर दिया तो ये हो गया 350/8, ये होगा। काटो भाई, 2 से फिर काट लो, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 × 14, फिर 2 पंचे, तो n बराबर हमारा कितना आया? 175/4। काटो, 4 चक्कू 16, 1 बचा, 4 × 3 12, अब तो दशमलव लगना है। दशमलव लगना है तो इसका मतलब हम समझ गए कि ये आवेश हो ही नहीं सकता, ये आवेश संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम इस आवेश को चेक करें, यहाँ पर हम 8 करके देखें, ठीक है, 8 करके देखें तो क्या ये आवेश संभव है? तो हम यहाँ पर 8 कर दें। ठीक है, यहाँ पर 8 करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लें, देखिए दशमलव हटाएंगे 80 हो जाएगा, 80/16 गुणा 10⁻−18 और 10 की पावर क्या हो जाएगी? ठीक है, 16 × 5 80, सॉरी, तो n बराबर 5 गुणे में यहाँ पर तो 10 बचेगा, n बराबर 50, ये पूर्णांक आया। इसका मतलब है ये आवेश संभव है, ये आवेश संभव है, लेकिन ये संभव नहीं। तो बात के लिए आप समझ पा रहे हैं ना कि क्वांटीकरण क्या है? क्वांटीकरण का मतलब है कि आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनों के पूर्णांक के धनात्मक मतलब गुणनफल के रूप में रहता है, गुणात्मक रूप में रहता है। 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्वांटीकरण हो गया। इसके बाद में अभी हम लोग इसको लिखेंगे, आज नहीं लिखेंगे, आज हम लोग समझ लेते हैं, अगले दिन से लिखेंगे, क्योंकि नई आज की पहली क्लास है। आज पहली क्लास में फिर लिखना अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक, तो फिर लिखेंगे हम लोग बाद में, अगले दिन लिख लेंगे, ये सारी बातें लिखेंगे, क्योंकि ये सब
ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ जहाँ से छोटा क्वेश्चन जो ऑप्शनल भी बनता है वो ऑप्शनल क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। तुम पेपर देखोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमने पढ़ा नहीं है, पूरा पढ़ा हुआ होगा, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी तुम लोग पढ़े हुए होगे। सिर्फ इतनी दिक्कत होगी कि अगर तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे तो पूरा कर लोगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर वो तो तुम लोगों पे डिपेंड है। ठीक है, चलो आगे शुरू करें या फिर यहीं पर ख़त्म करें, क्लास समाप्त ख़त्म करें? चलो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन से यहीं से आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मेन कहानी अब स्टार्ट होगी इस चैप्टर की। ठीक है, चलो आज के लिए बस।